हाँ बेटा, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं। लास्ट इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे। तो अब क्या है बेटा, सीएफटी के बाद अपन देखते हैं कि बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं बेटा, वो क्या होता है, तो दोस कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, द कंपाउंड्स इन विच मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन विच MCO बॉन्ड, मेटल और कार्बोनाइल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मेटल कार्बोनाइल्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है बेटा, वही NiCO होल 4, ये है मेटल कार्बोनाइल का बढ़िया एग्जांपल। पेंटा, ये कैटलिस्ट की में काम आते हैं, काफी नए नए कंपाउंड्स हुए हैं बेटा, और एज ए कैटलिस्ट काम आते हैं। इसी तरह से FeCO होल 5 है, ये पेंटा वाला हो गया। ये क्रोमियम का कार्बोनाइल कंपाउंड है बच्चों, और कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख लीजिए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इनमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। क्या आएगा, बिकॉज ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, X और कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है 0, तो ये 0 हो गया, तो इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये कंपाउंड, इनमें सब में मेटल और कार्बोनाइल के बीच में डायरेक्ट क्या होता है बेटा, MCO बॉन्ड, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड डायरेक्ट होता है मेटल कार्बोनाइल। और इनके स्ट्रक्चर्स है, देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसमें हाइब्रिडेशन निकाल देंगे। वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है sp3 आता है, इसमें DsP3 हाइब्रिडेशन है, वो हाइब्रिडेशन निकालना अपन ने VBT से सीखा है, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आएगा D2sp3, तो शेप इसका कैसा आएगा, इनके शेप पूछे तो अपन बना सकते हैं। CO है बेटा मेटल कार्बोनाइल, ये मेटल कार्बोनाइल, मेटल टेट्राहाइड्रल, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का आएगा बेटा। इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है अपन ने, ये कैसा आता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और डायमैग्नेटिक आता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेज आते हैं। इसका स्ट्रक्चर DsP3 का कैसा आएगा स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल। Fe आ गया, यहाँ CO, यहाँ मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है। इसी तरह से CO होल 6, इसमें होगा ऑक्टाहाइड्रल, क्या होगा, ये क्रोमियम आ गया बेटा, यहाँ CO आ जाएगा, यहाँ CO, यहाँ पे CO कार्बोनाइल, तो ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो थे बेटा इनके स्ट्रक्चर्स, ये आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ी बात क्या है बेटा कि इनमें मेटल की ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, ये कैटलिस्ट की फॉर्म में काम में आते हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको हाइब्रिडाइजेशन से निकाले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें स्टेबल बॉन्ड कैसे हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड एक्सप्लेन बाय द सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। किसी से दोस्ती करें तो बैक बॉन्डिंग होती है बेटा, इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक का मतलब है साथ साथ, कहते हैं ना सिम्बायोसिस टाइप का, साथ साथ जियो और जीने दो। ये स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, वो होती है बैक बॉन्डिंग। इसका इजी नाम है बैक बॉन्डिंग। उसका डायग्राम इतना बढ़िया है, ठीक बेटा, और इसमें सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टर मिलते हैं आपको। हम बात करते हैं इसके सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये इस स्टेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है केमिस्ट्री का। तो अपन बात करने जा रहे हैं अब किसकी, सिनर्जिक बॉन्डिंग की बेटा। तो ये डायग्राम पूछा जाएगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। तो मेटल कार्बोनाइल में बैक बॉन्डिंग का डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की स्टेबिलिटी समझाइए। तो स्टेबिलिटी समझाने में अच्छा पॉइंट है, ये तो है मेटल, कोई भी मेटल होता है, मेटल के ऑर्बिटल्स है बेटा, ये तो है मेटल के p ऑर्बिटल्स, और मेटल में बहुत सारे होते हैं। ये आपको पता ही होगा कि ये मेटल के अपन ले लेते हैं फुल वाले, डबल डंबल होता है। D में आपको पता है जैसे DXY का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये डबल डंबल नहीं बनाते ऐसे ऐसे, ये यही वाली वो लॉग है, ये और ये वाला P वाला इसका तो भरे हुए हैं, तो इसको फुल है, तो इसको अलग कलर से दिखा देते हैं अपन। ये तो है आपके, अपन ने क्रॉस क्यों किया बेटा, कि ये फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हुए हैं, और इसमें खाली पड़ा है, इधर भी अपन ऑर्बिटल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बोनाइल CO ट्रिपल बॉन्ड बनाती है बेटा। ये इसका क्या है, लॉन पेयर वाला ऑर्बिटल है। और लिगेंड की जो जरूरी है नहीं है कि लिगेंड हमेशा रिच ही हो, लिगेंड का ये ऑर्बिटल इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा है, लेकिन ये तो खाली पड़ा है ना, ये तो है वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के। और ये है बेटा फील्ड, इसके अंदर क्या है, और जो जिसको अपन ने, ये है फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड का मतलब है भरे हुए हिसाब, ये, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक बेटा। और ये फुलफिल किया हुआ है, इसको हम कर देते हैं बेटा।
तो अब फर्स्ट बॉन्ड तो क्या आता है, व्हाट इज लिगेंड, लोन पेयर डोनेट, तो इधर से तो एक डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता रहेगा। लेकिन मेटल्स के फुलफिल जो ऑर्बिटल हैं वापस क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं, और लिगेंड के जो वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड यहाँ भी वैकेंट दिखा दो अच्छे से दिखाने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बॉन्डिंग अपन को यहाँ दिखानी है। अब ये इसके फुलफिल है, वापस क्या करता है कि ये जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, इनकी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जानते हैं अपन, लोअर है ये बॉन्डिंग हो गया है एंटी बॉन्डिंग, तो ये एंटी बॉन्डिंग में वापस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इधर से कौन सा बॉन्ड बनता है, इधर से बनता है आपकी सिग्मा बॉन्ड, इधर से पाई। तो इस बॉन्ड में सिग्मा कैरेक्टर और पाई कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक बेटा। ये आपके दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से की बॉन्डिंग जिसमें एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लिगेंड चार्ज बढ़ा रहा है, लेकिन मेटल वापस क्या कर देता है, वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, एक तरफ से चार्ज बढ़ रहा है और वापस ट्रांसफर करके स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो आपसे पूछेंगे इट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। व्हाट इज द सिनर्जिक बॉन्डिंग? इन दिस बॉन्डिंग द लिगेंड प्रोड्यूस द लोन पेयर इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एंड मेटल आल्सो, ठीक है ना, गिव द ऑर्बिटल्स इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड्स। वो वाली बात होगी बैक बॉन्डिंग, मतलब वापस बॉन्डिंग करके स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये है बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग के नाम से जानी जाती है, बहुत ही फेमस है बैक बॉन्डिंग। और हिंदी में कहते हैं इसको सहक्रियाशीलता, जियो और जीने दो, लेओ लेकिन देओ, केवल खून मत चूसो। रिश्तेदारी कब मजबूत होती है, जब एक तरफ लेते भी हैं और वापस देते भी हैं। तो बस बैक बॉन्डिंग ही स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, ध्यान रखना। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, इसको ड्रॉप कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ बेटा, अब बात करते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। छोटा टॉपिक है, नया टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन बाय द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए एक मेटल है बेटा और वो लिगेंड से रिएक्ट कर रहा है एक्स लिगेंड, तो वो क्या बनाएगा, MlX, क्या बनाएगा, ठीक बेटा। और ये है आपके, जब मेटल लिगेंड से के साथ कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसका अपन यदि और ब्रेक होता है तो ये बनता है, तो इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, K लिखना आता है अपन को, क्या आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये रही कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन, मेटल की कंसंट्रेशन का वो ब्रैकेट लगाना ही है, और लिगेंड की कंसंट्रेशन की पावर x। तो ये है बेटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको Ks कह सकते हैं। और Ks स्टेबिलिटी कांस्टेंट, Ks जितना ज्यादा होगा, इसी को अपन ओवरऑल हो सारी रिएक्शन, x मतलब बहुत सारे लिगेंड है तो उसको ओवरऑल कांस्टेंट भी कहते हैं, तो बीटा से दिखाते हैं इसको, है ना। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहो चाहे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहो, एक ही बात है। और जितना ज्यादा Ks की वैल्यू होगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हो तो सीधी बात है ज्यादा वैल्यू होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये तो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। अब मान लीजिए रिएक्शन स्टेप्स में हो रही है, मान लीजिए मेटल के साथ में लिगेंड, 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं साहब, Ml4 बना रहे हैं ये। अब वो पहले स्टेप में मान लीजिए एक लिगेंड आया और क्या बनाया, Ml1, ठीक है ना। इसका रेट अपन वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 ले लो। फिर दूसरा Ml1 तो बन गया, फिर एक लिगेंड और आया तो इसने बनाया Ml2, ठीक है ना। फिर Ml2 फिर तीसरे लिगेंड से जुड़ा, इसको कहते हैं स्टेप वाइज कांस्टेंट, K1 K2 K3। ये क्या है, ये हो गए आपके Ml3 स्टेप वाइज कांस्टेंट। तो आपसे पूछेंगे यहाँ K1 K2 K2 K3 Kn, ये क्या है, स्टेप वाइज कांस्टेंट। क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो बहुत सिंपल है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गए। तो ये कहना चाहता है, इसका कंक्लूजन यही है बेटा कि स्टेप वाइज कांस्टेंट और इसमें क्या रिलेशन है। तो ओवरऑल कांस्टेंट जो होता है बीटा, इसको कहते हैं ओवरऑल कांस्टेंट, B4 है, अपन 4 लिगेंड, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज कांस्टेंट, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा K1 गुणा K2 K3 दैट इज Kn। सिंपल बात है, ओवरऑल कांस्टेंट स्टेप वाइज कांस्टेंट के
प्रोडक्ट के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये आपको नॉलेज हो जाना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये स्टेबिलिटी है, तो अनस्टेबिलिटी क्या हो गई यार, जस्ट रिवर्स। अनस्टेबिलिटी क्या होती है, रिवर्स होती है, सिंपल। तो अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट इसी को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, या इसी को कहते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, बहुत आसान है, बीटा इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, यानी 1 अपॉन b4 स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है अपन को, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जस्ट रिवर्स होगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बता दो, तो फैक्टर में अपन को ध्यान रखता है, तो सेंट्रल मेटल की साइज, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कर लेते हैं, नॉलेज की चीज है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बतानी है, तो कौन बता रहा है बच्चा, तो क्या हेडिंग लगाना है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव बेटा, तो सबसे पहले आती है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की साइज में आपको बता दूं, इसका एग्जांपल FeCN6, एक तो -4 वाला है, फेरोसाइनाइड आयन है बेटा ये, और ये है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसमें से कौन सा स्टेबल बताओ, विच इज मोर स्टेबल, तो साइज देख लेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो Fe यहाँ का आएगा, फेरिक 3+ वाला, यहाँ पे 6 माइनस के, ठीक है ना, उसमें जाएगा तो ये फेरस आएगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज ये कर रहा है, ये कर रहा है, छोटा कौन है, इन दोनों से स्मॉल साइज किसकी है, फेरिक की है, तो ये छोटी साइज, जितनी साइज छोटी होगी स्टेबिलिटी, सेंट्रल मेटल छोटा होगा, तो लिगेंड्स ज्यादा सराउंड करेंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी बेटा, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों, दूसरा साइज हो गया, दूसरा है बेटा नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। यदि आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लिगेंड इज अ बेस, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा बेटा, ठीक है ना, वो आपके क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे साइनाइड और एक्वा, एक्वा में से साइनाइड के पास वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड होता है और माइनस चार्ज है, ये अच्छा बेस है, और गुड बेस फॉर्म गुड लिगेंड्स, गुड कॉम्प्लेक्स, याद रखना, गुड लिगेंड भी कह सकते हैं, गुड कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो। तो इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, मान लीजिए ये बना रहे हो बच्चों, ये तो आपकी स्टेबल कौन सा होगा बेटा, साइनाइड वाला स्टेबल होगा, करेक्ट। और तीसरा है बेटा, तीसरी जो स्टेबिलिटी इफेक्ट करती है, चिलेटिंग वाले, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक बेटा, चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेट फॉर्मेशन, किलेट, इसको हम किलेट भी बोलते हैं, किलेट, CHALAT, चिलेट। चिलेट कौन बनाता है बेटा, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या बनाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, उसको चिलेट बोला जाता है, ठीक है ना। चिलेट इज फॉर्म बाय बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है वो बनाते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों स्टेबल कौन सा बताना, एक तो CrEn(2Cl2+) वाला है, और एक है सिंपल CrNH3(6+3), ज्यादा स्टेबल ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट बांध देते हैं बेटा पॉलीडेंटेट वाला, तो इनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेट बनाने वाले ज्यादा स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। तो
तो प्यारे बच्चों, ये थे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी में अब छोटा सा अपने एक ले लेते हैं, वर्नर्स थ्योरी लेकर के इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। हाँ बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों लास्ट चैप्टर का वर्नर्स थ्योरी। अब वर्नर्स थ्योरी सबसे पहले आई थी और मैं सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा कि इट इज द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये हिस्ट्री नहीं होती तो केमिस्ट्री इसकी आती भी नहीं। तो ये साइंटिस्ट ऐसा था जिसने काफ़ी कुछ इकट्ठे किए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प की। तो इसकी बहुत यूजफुल थ्योरी है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बन जाती है, ध्यान रखना, तो काम किए। तो वर्नर्स थ्योरी कब दी गई? 1898 में इसको बताया गया था कॉम्प्लेक्स के लिए। तो क्या कहती है बेटा, मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो द टू टाइप ऑफ लिंकेज और वैलेंसी। मेटल की दो तरह की वैलेंसी होती है प्यारे बच्चों। मेटल एक मेटल दो तरह की वैलेंसी शो करता है, पीवी एंड एसवी। पीवी मतलब है प्राइमरी वैलेंसी एंड एसवी का मतलब है सेकेंडरी वैलेंसी। पीवी का मतलब क्या लिख दोगे? प्राइमरी वैलेंसी, और ये एसवी का मतलब है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्यारे बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दो तरह की वैलेंसी होती है। अब कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? प्राइमरी वैलेंसी इज द कंप्लीटली नॉर्मली आयोनिक, ये आयोनिक होती है, और आज के जमाने में आयोन्स कहाँ से बनते हैं? जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं। तो इसका मतलब जो आयोनाइज यानी फ्री हो सकती है वो है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव लिगेंड्स, इसको नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई किया जाएगा। अभी एग्जांपल समझेंगे, मस्त है बेटा, समझना। तो ये हमेशा किससे सेटिस्फाई होगी? नेगेटिव लिगेंड से फिलअप होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज नहीं होती है। एंड इट इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल में जो लिगेंड्स होते हैं उसके बराबर ये होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, और सेकेंडरी वैलेंसी का फिक्स स्पेस के अंदर अरेंजमेंट फिक्स होता है, जिसको आज के जमाने में कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन अपन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन होता है, और ब्रैकेट वाला पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, जिसको कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं बेटा। तो वो कैसे बना? तो प्यारे बच्चों, ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हमेशा दो तरह की वैलेंसियां होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? नेगेटिव लिगेंड से बनेगी बेटा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पहले नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद समझते हैं एग्जांपल। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अब अपन इसको समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल देखिए कि पुराने जमाने हिस्ट्री है जब ही तो अपन है भैया, अपने दादा थे जब पापा आए, और पापा है तो अपन है, तो हिस्ट्री है तो फिर इसकी केमिस्ट्री बन पाई नहीं, तो समझ में नहीं आता। इसने काफी एक्सपेरिमेंट किए। तो क्या एक्सपेरिमेंट था? मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड था CH3COCl3.6NH3, इस तरह का एक कंपाउंड था। अब इसमें आपको कुछ पता चलता है? आपसे पूछ लो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, कौन है सेंट्रल एटम, पता ही नहीं चल रहा है, ये है। जैसे इसमें अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, कितने पानी में डिसॉल्व करोगे, कितने आयन देगा, आप कुछ नहीं बता सकते। तो इसको धन्यवाद दो आप वर्नर्स को, जिसने आपको बहुत इस चैप्टर को बहुत आसान बना दिया बेटा। मैं सबसे पहले ये पढ़ाता तो समझ में नहीं आता, अब ये वर्नर्स थ्योरी भी आसान लग जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स था, पुराना जमाने में ऐसे लिखते थे डॉट लगा के, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसने एक्सपेरिमेंट किए बेटा। एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है ना, सी कॉम्प्लेक्स COCl3 6NH3 रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ, इसको एक्सिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अपन कितने करा बेटा? रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ एजेनोथ्री का एक्सिस पड़ा है इसके साथ, एंड गिव्स, ये क्या गिव्स 2 moles ऑफ AgCl, 2 moles ऑफ AgCl का वाइट पीपीटी, और कितने मोल्स बने बेटा? 2 moles। अब ध्यान देना, Cl तो इसके पास क्लोरीन तो 3 है और देखता 2 ही मोल दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है वो Cl आयोनाइज नहीं हो रहा है, ठीक बेटा। AgCl के साथ एक्चुअली Ag तो बहुत बड़ा है, सिल्वर नाइट्रेट में Ag बहुत बड़ा है, ये रहा एक्सिस में, लेकिन जितने Cl आएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 ही Cl आ रहे हैं, इसका मतलब 2 ही एक्टिव आपके क्या है बेटा? 2 ही क्लोरीन आपके आयोनाइज हो रहे हैं।
यहाँ 3 आ जाते तो अपन कहते 3 मोल, ठीक बेटा। तो 2 ही हो रहे हैं आयोनाइज, और यहाँ अपन 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कितने भी ले सकते हैं, वो टेक्निकली चीज है। तो 2 मोल आ रहे हैं, इसका मतलब है 2 आयोनाइज। और आज के जमाने में आयोनिक कहाँ लिखते हैं? बाहर। तो आपको क्या लिखोगे कि प्राइमरी वैलेंसी जो आयनिक होती है, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट बनाओगे, इसमें 2 Cl आयनाइज है तो 2 Cl को बाहर लगा दोगे, और बाकी वाले सारे अंदर मेटल है, मेटल को ये रहा 5 तो आपके पास NH3 है, बाकी वाले 5 सब अंदर डाल दोगे, और 1 Cl अंदर रखा बेटा। 1 Cl को अंदर क्यों रखा? क्योंकि आयोनाइज 2 ही हो रहे हैं, ये 2 मोल AgCl देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इसकी रिएक्शन जब भी कराओगे, सिल्वर नाइट्रेट का आपके पास एक्सिस पड़ा है, तो ठीक है ना, एक्सिस में तो बहुत सारे पड़ेंगे, तो ये 2 मोल AgCl दे रहा, क्योंकि ये 2 आयोनाइज है। प्राइमरी वैलेंसी ये हुई बेटा, जो बाहर होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, और अंदर तो सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, 5 और 1 6। तो आपसे पूछेंगे इस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, कोबाल्ट की, तो आप इसमें एकदम प्राइमरी वैलेंसी ये हो गई 2 और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लेते ही सारी बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 COCl3.5H2 ले लेते हैं, यहाँ 5 कर दिए थे ना अपन ने, 5 NH3 gives 1 mole of AgCl। 1 मोल दे रहा है, तो आपको क्या करोगे, 1 Cl ही बाहर करना पड़ेगा, बाकी अंदर डालने पड़ेंगे। तो ये देखिए बेटा, ये NH3 ये 5 हो जाएंगे, ये Cl हो जाएगा, यहाँ 2 अंदर रखना पड़ेगा, 1 Cl ही बाहर निकाल सकते हैं। तो जितने बाहर निकलते हैं वो प्राइमराइज होते हैं बेटा। 1 मोल दे रहा है, इसका मतलब 1 ही एक्टिव Cl है, तो प्राइमरी वैलेंसी 1 होगी, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 5 6 7, ठीक है ना। ये इसके हिसाब से 7 होती नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से। तो आप किसी की भी जो आयोनाइज होते हैं, जितने मोल बन रहे हैं वो आयोनाइज, वो थी प्राइमरी वैलेंसी, उसको बाहर निकाल दो, बाकी वाले को ब्रैकेट के अंदर डाल दो। तो ये पुराने जमाने की चीज है, ये नए जमाने में कन्वर्ट हो गया, ब्रैकेट आ गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया उसके अंदर, और जो आयोनाइज पार्ट है, फ्री पार्ट है, वो इसके अंदर आपके आ जाएगा। तो क्या दिक्कत, क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से किसी की भी सेकेंडरी वैलेंसी अपन बता सकते हैं। जो आयोनाइज होती है वो प्राइमरी हो जाएगी, बाहर निकाल दीजिए ब्रैकेट के, और जो आयोनाइज नहीं होती है, मोल्स नहीं बनाती है बेटा, वो सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जिसकी सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी अपन बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, NCERT का 9.1 एग्जाम्पल आप सब सॉल्व करें और आनंद लें। ओके बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर आज अपन यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। फिर प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट आप प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ें।